मॉर्निंग एवरीवन, कैसी है नाइन्थ क्लास। चुनावी राजनीति हमारा टॉपिक चल रहा है। कल हमने पढ़ा था कि चुनाव की प्रक्रिया क्या है, हमारे देश में चुनाव की प्रणाली क्या है। आपको पता है चुनाव का सारा जिम्मा किसका है? चुनाव आयोग का है। और चुनाव आयोग ही निर्वाचन क्षेत्रों का निर्धारण करता है, उसके बाद आरक्षित भी करता है निर्वाचन क्षेत्रों को, फिर मतदाता सूची बनाने का काम है, चाहे चुनाव की घोषणा करने का काम है, चुनाव उम्मीदवारों के नामांकन भरवाने हैं, उनकी छटनी करनी है, मतदान करवाना है, चुनाव अभियान के दौरान भी निगरानी रखनी है और मतगणना करवानी है और उम्मीदवार को विजयी या पराजित घोषित करवाना है। ये सारे काम किसके हैं? चुनाव आयोग के। तो आज हम पढ़ेंगे कि इतने सारे काम करने पड़ते हैं चुनाव आयोग को, तो ये जान लें कि चुनाव जरूरी क्यों है, किस लिए जरूरी है चुनाव। इस बात का हम एक उदाहरण से शुरू करेंगे। तो एक अखबार की कटिंग है 1987 की, उसमें सभी लोग अपने नेता के आगमन का इंतजार कर रहे हैं। 76 साल के उनके नेता हैं जो सारा दिन बहुत ज़्यादा बिजी हैं और वो पूरा दिन सुबह 8 से लेकर के रात के 11 बजे तक चुनावी रैलियां करते रहते हैं। ये बात हो रही है उस दौरान के बड़े नेता चौधरी देवीलाल की। चौधरी देवीलाल ने 1987 के चुनाव से पहले एक पार्टी का गठन किया जिसका नाम था लोकदल पार्टी। चौधरी देवीलाल ने कौन सी पार्टी बनाई? लोकदल पार्टी। और उन्होंने न्याय युद्ध आंदोलन की शुरुआत की। कौन सा आंदोलन की शुरुआत की? न्याय युद्ध। चौधरी देवीलाल ने न्याय युद्ध आंदोलन की शुरुआत की, लोकदल पार्टी का गठन किया और भी कई सारे दलों को अपने साथ मिलाया। फिर उन्होंने वायदा किया, चुनाव के दौरान उन्होंने वायदा किया कि अगर उनकी पार्टी जीती तो वो छोटे किसानों का और छोटे व्यापारियों का कर्जा माफ कर देंगे। इस चुनावी वादे ने लोगों के ऊपर बहुत ज्यादा असर किया। उस दौरान की जो उस समय जो चल रही थी सरकार, कांग्रेस पार्टी की सरकार थी और उससे लोग ज्यादा खुश नहीं थे, तो वो कर्जे माफ करने वाले वादे के प्रति बहुत आकर्षित हुए। जब 1987 में चुनाव हुए, कब हुए थे ये चुनाव? 1987 के चुनाव। इन चुनावों में लोकदल पार्टी भारी बहुमत से जीती। लोकदल पार्टी और उसके साथी दलों को 76, हरियाणा में कुल 90 सीटें, उसमें से 76 सीटें 76 सीटें मिली लोकदल पार्टी और उसके साथी दलों को, और अकेली लोकदल पार्टी को मिली 60 सीटें। यानी बहुमत के साथ लोकदल पार्टी सत्ता में आई 1987 में। और जब ये चुनाव की घोषणा हो गई तो जो पुराने जो मुख्यमंत्री थे उन्होंने इस्तीफा दे दिया और नया मुख्यमंत्री बनने के लिए राज्यपाल ने चौधरी देवीलाल को बुला लिया। तो कौन बुलाता है? राज्यपाल। राज्यपाल उसे ही बुलाता है जो बहुमत दल का नेता होता है। राज्यों में राज्यपाल, देश में राष्ट्रपति। अंडरस्टूड? प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और यहाँ हम एक हरियाणा राज्य की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर मुख्यमंत्री होता है और मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है और राज्यपाल उसी व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनने के लिए बुलाता है जो कि बहुमत वाली पार्टी का नेता होता है। तो इस तरह से चौधरी देवीलाल को मुख्यमंत्री का पद दे दिया गया और उन्होंने अपनी पहली ही बैठक में ये बोल दिया अधिकारियों को कि छोटे किसानों का, छोटे व्यापारियों का कर्जा माफ किया जाए। तो इस तरह से चौधरी देवीलाल की पार्टी ने अपना चुनावी वादा पूरा किया। और फिर 1991 में हुई हरियाणा में चुनाव, तो इस दौरान फिर लोकदल की हार हो गई और कांग्रेस पार्टी दोबारा से चुनाव जीत करके आ गई। अंडरस्टूड? तो बच्चों, न्याय युद्ध की शुरुआत किसने की थी? न्याय युद्ध आंदोलन
चौधरी देवीलाल। लोकदल पार्टी किसने बनाई? चौधरी देवीलाल ने। 1990 के दशक में जब 1987 के चुनाव हुए तो लोकदल पार्टी के अधीन इन्होंने चुनाव जीते थे। अंडरस्टूड? तो अब बात आती है कि चुनाव क्यों जरूरी है। देखिए, आज के दिन बहुत बड़ी बड़ी जनसंख्या है, तो इतने बड़े समुदाय के लिए ये संभव नहीं है कि वो एक साथ बैठ करके फैसले ले सके, और ना ही इतना उनके पास समय है, ना ही सब लोगों के पास इतना ज्ञान होता है कि वो नीति निर्माण कर सके। इसलिए शासन चलाने के लिए, जनता लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए चुनाव का होना जरूरी है, क्योंकि बड़ी जनसंख्या है, सभी लोग एक साथ बैठकर फैसला नहीं ले सकते, समय और ज्ञान की सभी लोगों के पास बहुतायतता नहीं होती है। अंडरस्टूड? तो फर्स्ट पॉइंट था हमारा चुनाव क्यों जरूरी है। पहले तो मैंने आपको ये बताया कि बड़ी जनसंख्या है, सभी लोगों के लिए एक साथ बैठ करके फैसला लेना संभव नहीं है, तो इसलिए चुनाव जरूरी है। फिर है, चुनाव लोगों को सरकार के कामकाज का फैसला करने का अवसर देते हैं। हमने कोई सरकार चुन ली, अगर वो कामकाज सही नहीं कर रही है तो अगले चुनाव में उसे हरा दिया जाता है, तो कामकाज का फैसला करने का अवसर भी लोगों को चुनाव से ही मिलता है। दूसरी बात, सभी लोगों के पास न तो इतना समय होता, न इतना ज्ञान होता, इसलिए प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन चलाया जाता है, इसलिए चुनाव होने जरूरी है। थर्ड पॉइंट है, चुनाव का कोई और विकल्प नहीं है। अगर हम कहें कि चुनाव नहीं करवाते, ऐसे ही हम किसी को भी अपना प्रतिनिधि कह देते कि ये हमारा प्रतिनिधि है, चुनाव नहीं कराएंगे, कोई क्राइटेरिया बना लेते हैं। क्राइटेरिया क्या बना लेते हैं? या तो हम शिक्षा कि जो सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा होगा वो उसी हम बना देंगे, या तो हम ऐसा करेंगे कि जो सबसे ज़्यादा बुजुर्ग होगा उसे बना देंगे। लेकिन ये भी सही नहीं है, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि जिसकी उम्र ज़्यादा हो गई वही बढ़िया फैसले करेगा, और ये भी जरूरी नहीं है कि जो ज़्यादा पढ़ा लिखा है वही फैसले करेगा। और अगर ऐसा हो गया तो हमारी बहुत सारी जनसंख्या जो बहुत अच्छी पढ़ी लिखी नहीं है वो चुनाव से वंचित रह जाएगी, सही मायने में लोकतंत्र स्थापित नहीं होगा। तो इसलिए कौन सा विकल्प है हमारे सामने? चुनाव ही एकमात्र विकल्प है प्रतिनिधियों को चुनने का। गॉट माय पॉइंट? कि प्रतिनिधियों को चुनने का चुनाव ही एकमात्र विकल्प है। बाकी शिक्षा के आधार पर, उम्र के आधार पर हम लोकतंत्र की स्थापना नहीं कर सकते हैं। अंडरस्टूड? नेक्स्ट पॉइंट है, लोग अपने लिए कानून बनाने वालों का चुनाव स्वयं करते हैं, और उन्हें उन पे विश्वास भी होता है कि वो आगे आने वाले समय में उनकी हर बात को मानेंगे, उनके विकास के लिए कार्य करेंगे। इसलिए चुनाव का होना जरूरी है। 4-5 पॉइंट मैंने आपको बता दिए हैं, इनकी एक्सप्लेनेशन भी कर लेना। तो आई होप समझ गए होंगे आप यहाँ तक। अब बात आती है आगे कि ठीक है, चुनाव जरूरी है, तो चुनाव होने के लिए क्या क्या शर्तें होनी चाहिए, किस प्रकार हो चुनाव, चुनाव के आधार क्या हो, कैसी कौन कौन सी ऐसी शर्तें हो कि इस तरीके से लोकतांत्रिक चुनाव हो जाएंगे। आइए देखते हैं। सबसे पहले तो ये है कि चुनाव में भागीदारी लेने का सबको अधिकार होना चाहिए, यानी कि सबको मतदान का अधिकार भी हो और हर मत का मूल्य बराबर हो। प्रत्येक व्यक्ति को मतदान का अधिकार हो और हर मत का मूल्य बराबर हो, और इसके साथ साथ एक और बात कि प्रत्येक व्यक्ति को चुनाव लड़ने का भी अधिकार हो। तो हम कहेंगे कि भाई सही लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव हो रही है। ये लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव की बुनियादी न्यूनतम शर्त है कि सबको चुनाव का मौका मिले, सबको मतदान का भी मौका मिले, सबको उम्मीदवार बनने का भी मौका मिले, और सबके मत का मूल्य बराबर हो। तो ये फिर कहेंगे कि लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव हो रहा है। दूसरा पॉइंट इसमें आता है, चुनाव में विकल्प मौजूद हो।
ऐसा ना हो कि एक ही पार्टी सत्ताधारी हो, वही पार्टी चुनाव लड़े, वही पार्टी बार बार जीत जाए। चुनाव में एक से ज्यादा दलों के हमारे सामने विकल्प होंगे, एक से ज्यादा लोग उम्मीदवार हमारे सामने चुनाव मैदान में होंगे, तो हमारे पास ये पूरा अधिकार होगा कि हम किसी एक अच्छे व्यक्ति को अपना वोट दें। तो दूसरी शर्त क्या है? विकल्प मौजूद होने चाहिए ताकि मतदाता के पास पूरी चॉइस हो अपनी पसंद का उम्मीदवार चुनने की। अंडरस्टूड? थर्ड पॉइंट है कि चुनाव नियमित अंतराल पर अवश्य कराए जाएं। चुनाव जैसे हमारे देश में 5 साल का है कार्यकाल, तो चुनाव हर 5 साल के बाद अवश्य ही कराए जाए। तो इससे पार्टियों में ये डर रहेगा कि अगर वो अच्छा काम नहीं करेंगे तो उन्हें अगले चुनाव में हरा दिया जाएगा। वे डिक्टेटर नहीं बन पाएंगे, वे निरंकुश नहीं बन पाएंगे। इसलिए तीसरी शर्त क्या है हमारी लोकतांत्रिक चुनाव की? तीसरी शर्त है कि चुनाव नियमित अंतराल पर होने चाहिए ताकि कोई भी पार्टी अपने आप को सदा के लिए राजा ना बना ले। नेक्स्ट पॉइंट है, लोग जिसे चाहे वास्तव में चुनाव उसी का हो, यानी कि चुनाव धांधली के कोई चांस ना हो, मतदान केंद्रों पर कब्जा ना हो, लोग जिसे चाहे वही वास्तव में चुनाव जीते। ऐसा ना हो कि वोट किसी को डाल रहे हैं और जा किसी को रहा है। अंडरस्टूड? नेक्स्ट पॉइंट है, चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष होने चाहिए। किसी प्रकार का मतदाताओं के ऊपर कोई दबाव नहीं होना चाहिए, कोई डराना नहीं है उनको, कोई धमकाना नहीं है, कोई लालच नहीं देना है, किसी प्रकार का धार्मिक प्रलोभन या दबाव भी नहीं होना चाहिए। तो ये सारी शर्तें अगर पूरी होंगी तो हम कह सकते हैं कि चुनाव लोकतांत्रिक तरीके से हो रहे हैं। यहाँ पे क्वेश्चन ये भी बनता है कि आप किस प्रकार कह सकते हैं कि हमारे देश में चुनाव लोकतांत्रिक तरीके से होते हैं या हमारे देश में चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष होते हैं। तो ये सारी विशेषताएं लिखनी है। ओके, या फिर ये पूछ ले कि लोकतांत्रिक चुनाव के लिए जरूरी शर्तें या उसकी विशेषताएं बताइए। अंडरस्टूड? एक ही आंसर है सबका। अब बात आती है कि क्या राजनीतिक प्रतिद्वंदिता, पॉलिटिकल कंपटीशन अच्छी चीज है क्या? कंपटीशन अच्छी चीज है क्या? पॉलिटिकल कंपटीशन यस, अच्छी चीज है। जैसे हम क्लास में भी आपका कंपटीशन कराते हैं तो उसमें क्या बुराई है? कोई बुराई नहीं है। हर बच्चा अपने अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करता है, कंपटीशन है तो, है ना? तो कई बार जैसे कुछ लोग कह देते हैं कि नहीं प्रतिद्वंदिता से क्या होता है, आपस में विरोध होता है, फिर लोग आपस में बट जाते हैं, अलग मारकाट भी हो जाती है कई बार तो। लेकिन ये बातें तो होती है, मानते हैं हम कि छोटा मोटा मनमुटाव चुनाव के दौरान हो जाता है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम इस छोटे मोटे मनमुटाव से के कारण अपनी लोकतांत्रिक व्यवस्था को ही भूल जाए, नहीं ना। तो चुनावी प्रतिद्वंदिता बहुत जरूरी है ताकि क्या होना चाहिए, पहले तो ये जान लो कि चुनावी प्रतिद्वंदिता होती क्या है। ऐसी व्यवस्था बनाए जिसमें लोगों की सेवा करने वालों को पुरस्कार मिले और उनकी सेवा न करने वालों को दंड मिले। ऐसा ना हो कि एक बार कोई चुनाव जीत गया और वो कुर्सी के लालच में तब तो जीत गया और फिर अगर वो मान लो प्रतिद्वंदिता नहीं होगी, उसके सामने कोई भी ऐसा विपक्षी दल नहीं होगा कि जो उसकी जगह ले ले, तो फिर चुनाव लोकतांत्रिक नहीं होंगे। तो इस प्रश्न का उत्तर है कि हाँ, राजनीतिक प्रतिद्वंदिता होनी चाहिए, क्योंकि राजनीतिक प्रतिद्वंदिता होगी तभी राजनीतिक दल अपनी कुर्सी के लालच के साथ साथ लोगों के विकास की बातें भी सोचेंगे नहीं, क्योंकि उन्हें पता होगा कि अगर वो अच्छा कार्य नहीं करेंगे तो आगे आने वाले समय में उन्हें हरा दिया जाएगा। ओके, तो चुनावी प्रतिद्वंदिता, राजनीतिक प्रतिद्वंदिता अच्छी बात है, ठीक है, जिससे कि सभी दल लोगों की भलाई के लिए कार्य कर सके। जैसे आपकी क्लास का कंपटीशन अच्छा होता है जिससे कि सारे बच्चे बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं, उनकी प्रतिभा निखरती है, वैसे ही राजनीतिक प्रतिद्वंदिता का होना भी जरूरी है। ओके, गॉट इट? चलो अब
आगे बात आती है हमारी चुनाव आयोग के बारे में। आपको पता है चुनाव करवाने की जिम्मेदारी किसकी है? चुनाव आयोग की है। किसकी है चुनाव कराने की जिम्मेदारी? चुनाव आयोग की। और चुनाव आयोग में 3 सदस्य हैं फिलहाल। 3 सदस्यों में से एक मुख्य चुनाव आयुक्त है। आई थिंक अभी दीपक मिश्रा है चुनाव आयुक्त में। दीपक मिश्रा अभी बदल गए हो तो एक बार गूगल सर्च कर लेना कि अभी चुनाव आयुक्त कौन है, ठीक है? क्योंकि ये इनका कार्यकाल 6 वर्ष होता है या 65 ईयर्स होता है, बदलते रहते हैं। तो आप हर मतलब कुछ दिनों के बाद आप अपने इसके चुनाव आयुक्त को अपडेट करते रहें, ठीक है? तो 3 सदस्य है और इनकी नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। चुनाव आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के द्वारा चुनाव आयोग के सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। अब बात आती है कि चुनाव आयोग के अधिकार क्या है, उसकी शक्तियां क्या है, क्या क्या कार्य करता है चुनाव आयोग। बाकी तो जो हमारी सारी कार्य प्रणाली है वो चुनाव आयोग की ही कार्य प्रणाली है। अब इसको और थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे हम, चुनाव आयोग के अधिकार और शक्तियां क्या क्या है। सबसे पहली बात तो ये है कि चुनाव की घोषणा से लेकर के, चुनाव की अधिसूचना से लेकर के चुनाव नतीजों की घोषणा तक पूरी प्रक्रिया का संचालन चुनाव आयोग के द्वारा किया जाता है। चाहे मतदाता सूची बनानी है, चाहे उनका निर्वाचन क्षेत्रों का सीमांकन करना है, चाहे इसमें ये आरक्षण की व्यवस्था करनी है, चाहे चुनाव प्रक्रिया का ध्यान रखना है, चुनाव जो अभियान का ध्यान रखना है, चुनाव के दौरान मतदान के दौरान कोई गड़बड़ी या धांधली ना हो जाए, उम्मीदवारों की योग्यता का टेस्ट करना है, उनके जो उन्होंने पर्चा भरा उसकी छानबीन करनी है, उनको योग्य या अयोग्य घोषित करना है, और अगर एक बार चुनाव में उसे गड़बड़ लगे तो दोबारा चुनाव भी करवाने की जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है। फर्स्ट पॉइंट समझ में आ गया कि चुनाव की अधिसूचना से लेकर के जितने भी काम होते हैं बीच में चुनाव के नतीजों तक, सारे काम कौन करता है? चुनाव आयोग, ठीक है? दूसरी बात, आदर्श चुनाव संहिता लागू करता है। जैसे मैंने आपको कल बताया था कि कुछ ऐसे कायदे कानून और दिशा निर्देश जारी करता है जो सभी को मानने होते हैं। कोड ऑफ कंडक्ट जारी करता है। अगर उन नियमों को कोई नहीं मानता है तो चाहे वो कोई भी पार्टी है, चाहे वो बड़ी पार्टी है चाहे छोटी पार्टी है, उसके उल्लंघन करने वालों को दंड देने का प्रावधान भी दिया गया है। चुनाव आयोग को यह शक्ति दी गई है। नेक्स्ट पॉइंट है, सरकार को दिशा निर्देश मानने का आदेश दे सकता है। अगर चुनाव आयोग को ये महसूस होता है कि सरकार चुनाव के दौरान सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग हो रहा है, इस तरह से धार्मिक स्थलों का दुरुपयोग हो रहा है या सार्वजनिक संपत्ति का दुरुपयोग सरकार कर रही है, तो फिर वो सरकार को ऐसा न करने के आदेश दे सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है, चुनाव ड्यूटी पर तैनात अधिकारी चुनाव आयोग के अधीन आ जाते हैं। चाहे हम राज्य सरकार के कर्मचारी हैं, चाहे हम केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं, जिस भी कर्मचारी की जरूरत होती है चुनाव आयोग को, वो कर्मचारी सरकार को उसे देना ही पड़ता है। और चुनाव ड्यूटी को आप किसी ठोस कारण के बिना मना नहीं कर सकते हैं। तो जो सरकारी कर्मचारी हैं वो चुनाव के दौरान किसके अधीन कार्य करते हैं? चुनाव आयोग के दौरान, चुनाव आयोग के अधीन। ओके, आपने देखा होगा कि चुनाव के दौरान टीचर्स की भी ड्यूटी लगती है और भी अलग अलग विभागों के कर्मचारी हैं, सबकी ड्यूटी लगती है। हालांकि चुनाव आयोग में तो 3 ही सदस्य हैं, फिर ये काम कैसे करेंगे? तो इनको ये पूरी शक्ति दी गई है कि वो किसी भी कर्मचारी को चुनाव में ड्यूटी लगा सकते हैं। ओके, तो ये थे चुनाव आयोग के अधिकार और शक्तियां। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये आपको आगे वाली क्लासेस में भी पढ़ने को मिलेगा, खासकर इलाहाबाद। अंडरस्टूड? अब बात आती है कि ठीक है इतनी सारी शक्तियां, लेकिन फिर भी हमारे देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव आयोग है, उसके पास बहुत सारी शक्तियां हैं, लेकिन फिर भी हमारे देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के सामने काफी सारी चुनौतियां हैं। पहली बात तो यह है कि धन का इस्तेमाल। आपने देखा होगा कि वही उम्मीदवार
चुनाव जीतने में जो धन जिसके पास ज़्यादा होता है वो हर प्रकार से अपना चुनाव प्रचार कर सकता है, लोगों को लालच देकर भी वो, हालांकि लालच देना, प्रलोभन देना गैर कानूनी है, लेकिन फिर भी उम्मीदवार इस तरह से के हथकंडे अपनाते हैं, धन का इस्तेमाल करते हैं, जो कि हमारे चुनाव के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। नेक्स्ट है आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों द्वारा चुनाव लड़ना। कई बार ऐसा भी होता है कि जो आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवार हैं वो चुनाव जीत जाते हैं और फिर हम उनसे आशा क्या कर सकते हैं, जो खुद ही अपराधी है वो जनता की रक्षा क्या करेगा। नेक्स्ट है परिवारवाद। आपने देखा होगा कि परिवारवाद होता है कि एक ही परिवार में राजनीति का रहना, कि कई बार ऐसा होता है कि एक नेता है, अगली बार उसके बेटे को टिकट मिल जाती है और यही परिवार में ही बेटा नहीं तो उसकी पत्नी, नहीं तो उसके भाई, तो परिवार में ही टिकटों का बंटवारा चलता रहता है। आम जनता को राजनीति में भाग लेने का मौका नहीं मिलता है। ये भी एक सबसे, परिवारवाद भी सबसे बड़ी चुनौती है भारत की राजनीति में। नेक्स्ट है विकल्प की कमी। आज के दिन लगभग सभी पार्टी, सभी दलों के एक जैसे चुनाव घोषणा पत्र हैं। एक ने कहा कि मैं बच्चियों को स्कूटी दूंगा, दूसरा भी अगले दिन यही घोषणा करता मिलता है। एक वृद्धावस्था पेंशन की बात करता है, दूसरा भी यही घोषणा करता मिलता है। तो विकल्प, एक सटीक, एक अच्छे, दमदार विकल्प की कमी भी हमारे चुनाव में आजकल देखने को मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट है क्षेत्रीय दलों व निर्दलीय उम्मीदवारों का बढ़ता प्रभाव। कई बार कुर्सी के लालच में क्षेत्रीय दल भी, जो नेता है वो छोटे छोटे दलों का निर्माण कर लेते हैं और किसी भी दल को फिर अगर बहुमत नहीं मिलता है तो गठबंधन की सरकार बनती है और कई बार तो ये गठबंधन की सरकारें बनती हैं और गिरती हैं, जिससे कि जनता के पैसे का दुरुपयोग होता है। तो ये भी इसका चुनौती है आज के दिन। फिर है चुनाव धांधली। मतदान के दौरान आपको चुनाव की धांधली की भी चुनौती देखने को मिलती है कि जैसे चुनाव में गड़बड़ी, जबरदस्ती किसी से मतदान करवाना, या फिर कोई गया तो कहीं भाई तेरी तो, कई बार हमने सुना है ये कहते हुए कि माता जी आपकी वोट तो गिर चुकी है, किसी बुजुर्ग महिला को कहते हैं। तो इससे, जो इसे कहते हैं चुनाव धांधली, मतदान की गड़बड़ी यानी वोट बढ़ाने के लिए की जाने वाली गड़बड़ को चुनाव धांधली कही जाती है। तो ये भी बहुत बड़ी चुनौती है। फिर मतदान केंद्रों पर कब्जा। कई बार उम्मीदवारों के जो गुंडे होते हैं वो मतदान केंद्रों पर कब्जा कर लेते हैं, मशीन को अपने कब्जे में कर लेते हैं और अपने हिसाब से सभी को एक ही जगह पर, अपने मनपसंद की जगह पर वोट डाल देते हैं। तो इस तरह से ये बहुत सारी चुनौतियां हैं हमारे स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के सामने। अब बात कई बार ये भी आ जाती है कि इसे कैसे निपटा जा सकता है। तो निपटने के भी बेटा यही तरीके, जो चुनौतियां हमको ठीक करते जाओ। पहली बात तो ये आएगी इसमें कि धन के दुरुपयोग को रोकना चाहिए, तक सरकार को उम्मीदवार का खर्चा अपने ऊपर लेना चाहिए ताकि गरीब उम्मीदवार भी चुनाव लड़ सके। अंडरस्टैंड, ये इसका समाधान हो गया। दूसरा समाधान इसमें बताएंगे, जैसे दूसरी समस्या क्या थी, आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों का चुनाव लड़ना, तो हम इनको बैन कर दें। समाधान हो गया कि जो आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवार हैं उनको चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। समस्या का समाधान हो गया। फिर आता है परिवारवाद, कि जो दलों के अंदर है वो परिवारवाद की भावना को खत्म करके लोकतांत्रिक भावना का उसमें प्रचार प्रसार करना चाहिए और परिवारवाद को प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए। ठीक है। फिर विकल्प की कमी, तो इसमें अलग जो बड़े बड़े दल हैं उनको अपना एक एजेंडा बनाना चाहिए जो कि लोगों की भलाई के लिए कार्य करे। क्षेत्रीय दलों, निर्दलीय उम्मीदवारों का बढ़ता प्रभाव, तो लोगों को, जो उम्मीदवार हैं उनको भी लालच की जो राजनीति है उससे ऊपर उठ करके कार्य करना चाहिए। तो ये सारे इसकी चुनौतियों के समाधान मैंने बता दिया आपको साथ साथ। आई होप आप समझ गए होंगे बहुत अच्छे से, हाँ कि नहीं? ओके, चलो फिर थोड़ा सा और रहता है इसमें, भारत में चुनाव में लोगों की भागीदारी। अगर हम बाकी देशों से हमारे चुनाव का तुलना करें तो बहुत सारे देशों से हमारी चुनाव प्रणाली अच्छी है। और मतदान की अगर हम देखें कि मतदान कितना होता है, जैसे भारत और ब्रिटेन की तुलना करें तो भारत में
अगर 1991 से आज 2019 तक के चुनाव की अगर हम बात देखें तो चुनाव का ग्राफ, मतदान का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। लेकिन ब्रिटेन जैसे जो डेवलप देश हैं वहां पर चुनाव का मतदान धीरे धीरे घट रहा है। अंडरस्टैंड। फिर बात आती है कि भारत में अमीर और शिक्षित लोगों की तुलना में मतदान करने गरीब और अनपढ़ लोगों का मतदान प्रतिशत ज्यादा है। जबकि अमेरिका में अगर हम तुलना करें, जैसे भारत में अगर हम तुलना करें तो जो सामान्य लोग हैं या पढ़े लिखे लोग हैं वो कम मतदान करने जाते हैं। जो गरीब जनता है, जो गांव की जनता है, वो मतदान करने ज्यादा जाती है। ठीक है। लेकिन अमेरिका में इसका उल्टा है। अमेरिका में पढ़े लिखे लोगों का मतदान प्रतिशत ज्यादा होता है और जो अश्वेत लोग हैं या जो हिस्पैनिक जाति के लोग हैं उनका मतदान प्रतिशत कम होता है। ठीक है। तो कई बार छोटे से क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि अमेरिका के मतदान और भारत के मतदान में तुलना करें, तो हम बताएंगे कि भारत में पढ़े लिखे और शिक्षित लोग कम मतदान करते हैं, उसकी तुलना में अनपढ़ और गरीब लोगों का मतदान प्रतिशत ज्यादा होता है। उच्च जातियों का मतदान प्रतिशत कम है, जबकि जो गरीब जातियां हैं, जो पिछड़ी हुई जाति हैं, उनका मतदान प्रतिशत भारत में ज्यादा है। अमेरिका में इसका उल्टा है। ओके। फिर बात आती है मतदान में रुचि। भारत में धीरे धीरे लोगों में मतदान के प्रति रुचि बढ़ रही है। मतदान में लोग बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे। आज हमने ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, तो आपको समझ तो आ ही गया होगा पूरा चैप्टर। इसके पीछे वाले जो एक्सरसाइजेस क्वेश्चंस हैं वो आपने करने हैं अभी। बिल्कुल जो मैंने समझाया चैप्टर उसके आधार पर ही आपके लास्ट में क्वेश्चंस है, तो उसको आपने समझ के करना है, कुछ भी अलग नहीं है। ठीक है। तो जैसे आपने मेल बैठाना है, समय समय पर मतदाता सूची का नवीनीकरण आवश्यक है ताकि सभी लोगों को संभव है कि कुछ लोग अलग जगह पर चले गए होंगे, उनको दोबारा से मतदाता सूची में उनको निकाला जाए और नए उम्मीदवारों को मतदाता सूची में डाला जाए, इसलिए नवीनीकरण आवश्यक है। तो इस तरह से सारे क्वेश्चन मैं आपको करवा चुकी हूँ, इनको आप धीरे धीरे सबको कर लीजिए। प्रश्नावली वाले क्वेश्चन जो अभ्यास के क्वेश्चन हैं वो आपने बुक में ही करने हैं और जो मैंने बोर्ड पे आपको क्वेश्चन करवाए हैं वो आपने कॉपी में भी करने हैं। ओके। ठीक है। ओके। ऑल द बेस्ट।